नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट अपन को पता करना है। सर्कुलर लूप ऐसा हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अब अपन ने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल कि जब कभी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से अपन को पता चलता है। इस सर्कुलर लूप में अपन ने करंट का डायरेक्शन ऐसा माना है, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज अपन यहां पर वायर का एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रेट, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लेते हैं। ये पकड़ा अपन ने, करंट ऐसा जा रहा है यूं अंगूठे के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से चल के यूं आ रही है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है यहां पर, ये यहां से जाएंगी और यहां से ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। जब यही करंट यहां से पहुंचता हुआ यहां जाएगा तब तुम देखो कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अपन करंट कैरिंग वायर को ऐसा पकड़ेंगे यूं, ये फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से स्टार्ट होके और यूं होके फिर बाहर की तरफ निकलेंगे। ऐसे तुम कहीं पर भी यदि राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो हर जगह तुम देखोगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर की तरफ। अब अपन को पता है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, जैसे कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो बाहर होता है नॉर्थ टू साउथ, अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ। तो क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये खुद भी एक मैग्नेट के समान बिहेव कर रहा है। डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ है, मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और जो अंदर वाला पोर्शन है वो साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर साउथ टू नॉर्थ आ रही है। तो जब करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका जो पीछे वाला फेस है, इसके पीछे वाला जो फेस है वो बिहेव करता है साउथ पोल, और जो इसका आगे वाला फेस है वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, हमने नॉर्थ पोल का एन बनाया और इसकी एजेस को ऐसे टर्न कर दिया। तो अब इससे याद हो जाता है कि यदि करंट फ्लो कर रहा है, यदि करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो सामने वाला फेस है वो बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। सामने वाला फेस बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल, तो पीछे वाला फेस ऑब्वियसली उल्टा पोल हो जाएगा, दूसरा पोल हो जाएगा, मतलब वो साउथ पोल हो जाएगा। तो जब कभी किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो उसका सामने वाला फेस है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, जो पीछे वाला फेस है वो साउथ पोल बन जाता है। इसी का अब अपन उल्टा करके देखते हैं। अभी हमने इसमें करंट फ्लो करा था इन एंटी क्लॉकवाइज, अब करंट फ्लो करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कुलर लूप, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यदि करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो अपन ने यहां पर इसका एक स्ट्रेट पोर्शन ले लिया, ऐसे अंगूठे को ऐसे रखा, करंट क्यों जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से यूं जाएंगी, यहां से यूं जाएंगी, मतलब ये अंदर की तरफ घुस रही हैं, अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं। यदि अंदर एंटर कर रही हैं इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, तो ये बाहर से अंदर जा रही है, मतलब बाहर वाला फेस साउथ पोल और अंदर वाला फेस नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसका अब सामने वाला फेस बिहेव करेगा एज साउथ पोल। इसको भी याद रख सकते हैं अपन। ये हमने साउथ पोल का एस लिखा, इस पे अपन ने ऐसा डायरेक्शन बनाया, ये तो एक ऐसा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि करंट फ्लो करा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो सामने वाला फेस बिहेव करेगा एज साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो भी नॉर्थ और साउथ है ये सामने वाले फेस के लिए है, पीछे वाला अपने आप अपोजिट हो जाता है। जैसे इस केस में सामने वाला फेस साउथ पोल है तो ऑब्वियसली जो बैक फेस होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। आ गया समझ? तो अपन को ये पता है कि जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करा तो वो खुद एक मैग्नेट बन गया, जिसका एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया।
अब जैसे एक सिंपल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बार मैग्नेट का 2 ml, बिल्कुल उसी तरह से जो सर्कुलर लूप है उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इक्वल टू NIA। n का मतलब होता है यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, I वही करंट है, A एरिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक सर्कुलर लूप का। जबकि बार मैग्नेट का हमने पढ़ा था 2 ml होता है। यदि अपन यहां से यूनिट ऑफ m निकालें, यूनिट ऑफ m, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर कोई यूनिट नहीं, I है करंट, करंट की यूनिट एम्पियर, इनटू एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ m होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट अपन ने शुरू में इसमें भी यूज करी थी 2 ml में, ठीक है। तो वो जो 2 ml में मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर आई थी, वो यहीं से आती है, ठीक है। मैंने तुम्हें याद हो तो बताया था शुरू में ही कि स्मॉल m को अपन बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और मैंने बोला था पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर मीटर। तो वो एम्पियर मीटर कहां से आती है, देखो यहीं से आती है। कैपिटल M की जगह तुम यूनिट रखोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, 2 की कोई यूनिट नहीं, m पोल स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट अपन को निकालनी है, ये पोल स्ट्रेंथ लिखा मैंने, इनटू L लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कट गया, तो देखो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ गई एम्पियर मीटर। आगे बच्चों समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन को पता है कि किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अपन को पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे करंट जनरेट होता है। वो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q/T। अब यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमा, इसका मतलब कि करंट मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से करंट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। और हमने अभी क्या पढ़ा कि यदि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बस बिल्कुल वही इसमें भी करना है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, उसकी वजह से करंट मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लिया अपन ने कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है ऐसे, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस मान लो r है, अब यदि मान लो इलेक्ट्रॉन अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, इन 1 रिवॉल्यूशन, एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है, तो उससे करंट कितना जनरेट हुआ वो निकालें। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q/T। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं अपन, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपन E लिखते हैं, जिसकी वैल्यू तुम जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, T की जगह टाइम, हम एक रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड, कैपिटल T। तो I की वैल्यू आ गई E/T, जहां पर T है टाइम पीरियड। इसको एक इक्वेशन मान लिया। सपोज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। अब वेलोसिटी मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन,
यदि अपन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगाएगा। यदि एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उसमें जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है टी, अभी लिखा था अपन। और एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उसमें वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस हो जाएगी। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, तो v हो गया 2 पाई आर अपॉन टी। यहां से t निकालें तो ऊपर v नीचे, तो t की वैल्यू आ गई 2 पाई आर अपॉन v, ये t आ जाएगा। ये जो t की वैल्यू आई इसको हम t की जगह यहां सब्स्टिट्यूट करें, ये t की वैल्यू आ गई, इसको t की जगह यहां रखेंगे तो i हो जाएगा e अपॉन t, t की जगह रखा 2 पाई r अपॉन v, v ऊपर, तो i आ गया ev अपॉन 2 पाई r, ये i निकल आया। अब अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर लूप में I इंटू ए होता है, अभी पढ़ा तुमने। I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो रख देते हैं, ये रखा EV अपॉन 2 पाई आर। ए लूप का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहां रखा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से स्क्वायर कट जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई ई वी आर अपॉन 2, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ई वी आर बाई 2। सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब अपन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया इसको मैं लिखना चाह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। एंगुलर मोमेंटम तुमने पिछले साल रोटेशनल मोशन में पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम इसको अपन L से डिनोट करते हैं, हमने कैपिटल L यूज करा था लास्ट ईयर। ये होता है mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम। तो अपन क्या करना चाहते हैं, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको उस mvr के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम यहां से vr की वैल्यू निकालें, m नीचे ले जाते हैं, vr हो जाएगा L अपॉन m, ये vr की वैल्यू आ गई। इसको सेकेंड इक्वेशन में vr की जगह रख देते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m इक्वल टू e अपॉन 2, तो ऐसे ही है, vr की जगह L अपॉन m, L अपॉन m, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू EL अपॉन 2m। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया EL बाय 2m, जहां पर L क्या है अपना एंगुलर मोमेंटम। अब बोर की थ्योरी पढ़ी है तुमने 11th क्लास में, बोर्स थ्योरी। बोर की थ्योरी में एक पॉइंट ये था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पर h एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो n है यहाँ पे ये ऑर्बिट का नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में लाई कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 2, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है nh अपॉन 2 पाई के बराबर। अब एंगुलर मोमेंटम को अपन ने यहाँ पे काय से डिनोट करा हुआ है, कैपिटल L से। इसका मतलब ये L की वैल्यू, L आ गया nh अपॉन 2 पाई के बराबर, ये L की वैल्यू आ गई। इस L की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करें, कैपिटल M आ गया E अपॉन 2m
L की जगह रखा NH अपॉन 2 पाई, तो ये कितना हो गया NEH अपॉन 4 पाई m। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पता चल गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है NEH अपॉन 4 पाई m। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अपना m आ गया NEH अपॉन 4 पाई m, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। यहां पर n का मतलब मैंने शुरू में ही बताया था तुम्हें, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। सपोज यदि अपन यहां से m की मिनिमम वैल्यू निकालें, फॉर m मिनिमम, यदि m तुम्हें सबसे छोटा चाहिए तो तुम्हें n की वैल्यू सबसे छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पाई कांस्टेंट है, स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट होता है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यदि तुम्हें m की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो n ज्यादा होना चाहिए, m कम से कम चाहिए तो n कम से कम होना चाहिए। तो यदि अपन को m की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो n की वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए। अब n क्या था, ऑर्बिट का नंबर था, तो ऑर्बिट जो है वो 0.5 0.6 तो नहीं हो सकता, तो ऑर्बिट का नंबर तो 1 2 3 4 ही हो सकता है। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब 1, तो n की वैल्यू 1 होगी, n की जगह 1 रखा, तो m की मिनिमम वैल्यू हो गई 1EH अपॉन 4 पाई m, ये हुई m की मिनिमम वैल्यू। ये जो मिनिमम वैल्यू होती है m की, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, स्पेशल नाम है इसका बोर मैग्नेटॉन, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें E आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो पता होता है कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। सारी वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आता है सॉल्व करने के बाद 9.27 into 10 to the power -26 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये होती है बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू। बोर मैग्नेटॉन मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। आगे समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करो तो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करती हैं उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, किसी सरफेस से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस होती हैं उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज जैसे एक सरफेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ds, हमने इसके ऊपर नॉर्मल बनाया। नॉर्मल मतलब ऐसा परपेंडिकुलर, सपोज वो परपेंडिकुलर में ये बना रहा हूं, ये है ds वेक्टर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसा है b और ds के बीच का एंगल है ये थीटा। इस छोटे रीजन में से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है इसको लिखते हैं d phi b, ये होता है b डॉट ds। मैग्नेटिक फील्ड और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ds, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो इस छोटे रीजन में से पास करता है। हमको टोटल फ्लक्स निकालना पूरे में से जाने वाला, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो phi b इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन b डॉट ds। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला।
बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। बस वैसे ही है, बस ई की जगह पर बी आ जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। बी आ गया अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भी याद हो तो अपन ने क्लोज्ड सरफेस के लिए पढ़ा था, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस में अपन इंटीग्रेशन में एक सर्कल लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पर सर्कल लगा देते। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं गॉस लॉ क्या कहते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जितना फ्लक्स पास करता है किसी क्लोज्ड सरफेस से, उसकी वैल्यू 0 होती है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a closed surface is 0। इसका मतलब कि अपन ने ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली थी, जिससे अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, इसकी वैल्यू 0 होती है। 5b इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये कहलाता है गॉस लॉ। अब यदि तुम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और मैंने ये बताया था गॉस लॉ में कि जितना भी फ्लक्स पास करता है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस है वो अपने अंदर जितने चार्ज को बंद करती है, वो चार्ज अपन यहाँ Q की जगह पर रखते हैं। वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पर मैग्नेटिज्म में ये जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सिंगल चार्ज जो है वो तो एग्जिस्ट कर सकता है, पर एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लक्स है, यदि अपन उसकी वैल्यू 1/ε0 इंटू Q आया था जैसे इसमें, वैसे यहां पर चार्ज की जगह पर अपन मैग्नेटिज्म में पोल की पोल स्ट्रेंथ यूज करते हैं। अब क्योंकि सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसकी पोल स्ट्रेंथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो चार्ज की वैल्यू अपन यहाँ रख सकते थे, वहां पर एक सिंगल पोल की पोल स्ट्रेंथ अपन नहीं रख पाएंगे, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ये कहता है गॉस लॉ। गॉट इट?